फैक्ट ऑफ लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 10 के हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। देखने से पहले चैप्टर के बारे में समझेंगे और इसका निचोड़ समझेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद एक ऐसा चैप्टर है जिससे बिहार बोर्ड में इस चैप्टर से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुई, इसकी भी जानकारी आपको मिलती है। और 1830 ईस्वी की जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा था और 1848 ईस्वी का क्या कारण थे, यह सब आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। तो यह चैप्टर से आप सभी को काफ़ी मदद मिलेगी। इस चैप्टर से जुड़े ऑब्जेक्टिव प्रश्न के जवाब तो दे पाएंगे, इसके अलावा आप सब्जेक्टिव प्रश्न के भी जवाब दे पाएंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न पे। और पहला प्रश्न दिया हुआ है, रक्त एवं लौह का नीति का अवलंबन किसने किया था। पहला क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह का नीति का अवलंबन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, और आप सभी को मालूम है तो जरूर इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी बिस्मारक। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी बिस्मारक। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, यूरोप के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। ऑप्शन ए है तुर्की, बी है इंग्लैंड, सी है जर्मनी और डी है यूनान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी यूनान। चलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न पे। और तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो 1871 में, 1870 में, 1866 में, 1864 में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा 1871 यानी ऑप्शन सी। अगले प्रश्न चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, किस देश के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। चौथा नंबर प्रश्न है, किस देश के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। ऑप्शन ए है परसा डेनमार्क युद्ध, बी है सीडान का युद्ध, सी है सिडवा का युद्ध और डी है क्रीमिया का युद्ध। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सीडान का युद्ध। चलते हैं पाँचवा नंबर प्रश्न पे। और पाँचवा नंबर प्रश्न है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की। पाँचवा नंबर प्रश्न है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मेजनी। छठा नंबर प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है गेरवाल्डी ने, बी है मेजनी ने, सी है बिस्मार्क ने और डी है काबूर ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मेजनी ने। चलते हैं सातवां नंबर प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, सीडान का युद्ध कब हुआ था। सीडान का युद्ध कब हुआ था। इसका पहला ऑप्शन है 1867 में, दूसरा है 1859 में, तीसरा है 1870 में और डी नंबर ऑप्शन है 1871 में। तो इसका राइट होगा ऑप्शन 1870 में, यानी सीडान का युद्ध कब हुआ था, 1870 में। तो चलते हैं आठवां नंबर प्रश्न पे। और आठवां नंबर प्रश्न है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। आठवां नंबर प्रश्न है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है सिडॉन में, बी है सिडवा में, सी है साइडाइन में और डी है फ्रैंकफर्ट में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सिडॉन में। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ। यानी वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ। ऑप्शन ए 1815, बी 1820, सी 1825 और डी 1830। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1815। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है 10 नंबर, वियना किस देश की राजधानी है। 10वां नंबर प्रश्न है, वियना किस देश की राजधानी है। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया और ऑप्शन डी रूस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया। तो चलते हैं 11वां नंबर प्रश्न पे। और 11वां नंबर प्रश्न है, क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ। 11वां नंबर प्रश्न है, क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ। ऑप्शन ए है 1854, बी है 1853, सी है 1856 और डी है 1860। तो इसका राइट आंसर होगा इसका बी 1853। तो चलते हैं अगला प्रश्न पे। और 12वां नंबर प्रश्न है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। 12वां नंबर प्रश्न है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। ऑप्शन ए है पुनर्जागरण, बी है धर्म सुधार आंदोलन, सी है गौरवपूर्ण क्रांति और डी है फ्रांस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी फ्रांस की क्रांति। चलते हैं 13वां नंबर प्रश्न पे। और 13वां नंबर प्रश्न है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। ऑप्शन ए 1789 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1791 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1801 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1804 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 1804 ईस्वी में।
चलते हैं 14वां नंबर प्रश्न पे। और 14वां नंबर प्रश्न है, वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन बी लुई 18वां, ऑप्शन सी चार्ल्स एल्बर्ट और ऑप्शन डी मिटरनी। तो वियना सम्मेलन का कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन डी मिटरनी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। और 15वां नंबर प्रश्न है, मिटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? 15वां प्रश्न है, मिटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन ए है गणतंत्र की स्थापना करना, बी है प्रजातंत्र की स्थापना करना, सी है पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना और डी है नेपोलियन पुनर्स्थापना करना। तो 15 का इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। चलते हैं 16वें नंबर प्रश्न पे। और 16वां नंबर प्रश्न है, काउंट काउर की मृत्यु किस वर्ष हुई? काउंट काउर की मृत्यु किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए है 1800 ईस्वी में, बी है 1861 ईस्वी में, सी है 1864 ईस्वी में और डी है 1866 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1866 ईस्वी में। तो चलते हैं 17वां नंबर प्रश्न पे। और 17वां नंबर प्रश्न है, इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन था? यानी इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन कर रहा था? तो ऑप्शन ए है ऑस्ट्रिया, बी है फ्रांस, सी है ब्रिटेन और डी है रूस। तो इसका 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न 18वां नंबर है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? 18वां नंबर प्रश्न है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन ए है मेजनी ने, बी है कावूर ने, सी है गैरिबाल्डी ने और डी है बिस्मार्क ने। तो लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी ने किया था, ऑप्शन सी। चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पे। और 19वां नंबर प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ? 19 नंबर प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ? तो 1866 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में और 1871 ईस्वी में। तो इसका भी राइट आंसर होगा 1871। यानी जर्मनी का एकीकरण भी 1871 में हुआ था और इटली का भी एकीकरण किस में हुआ था? 1871 में। और फ्रैंकफर्ट की संधि भी कब हुआ था? 1871 में। तो चलते हैं अगला प्रश्न पे। और 20 नंबर प्रश्न है, जालवेराइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ? 20 नंबर प्रश्न है, जालवेराइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन ए 1830, ऑप्शन बी 1832, ऑप्शन सी 1834 और ऑप्शन डी 1836। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1834 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है यहाँ पे, गॉस्टिन की संधि किस वर्ष हुई थी? गॉस्टिन की संधि किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1864 ईस्वी में, बी है 1865 ईस्वी में, सी है 1866 ईस्वी में और डी है 1870 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1865 ईस्वी में। तो चलते हैं अगला प्रश्न पे। यानी 22वां नंबर प्रश्न है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? 22 नंबर प्रश्न है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है इटली को, बी है फ्रांस को, सी है इंग्लैंड को और डी है यूनान को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी यूनान को। चलते हैं अगले प्रश्न पे। और 23 नंबर प्रश्न है, एड्रियानोपोल की संधि किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1829, बी 1830, सी 1831 और डी 1832। तो इसका 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1829। चलते हैं अगला प्रश्न पे। और 24वां नंबर प्रश्न है, सीडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? 24वां नंबर प्रश्न है, सीडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच, ऑप्शन बी है प्रसा और डेनमार्क के बीच, ऑप्शन सी है इटली और रोम के बीच और ऑप्शन डी है फ्रांस और प्रसा के बीच। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्रांस और प्रसा के बीच। तो चलते हैं 25 नंबर प्रश्न पे। यानी 25 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? ऑप्शन ए 1830, ऑप्शन बी 1832, ऑप्शन सी 1834, ऑप्शन डी 1836। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1836। तो चलते हैं 26वां नंबर प्रश्न पे। और 26वां नंबर प्रश्न है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? यानी किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो ऑप्शन ए डेनमार्क संधि द्वारा, ऑप्शन बी गैस्टिन की संधि किस संधि द्वारा, सी प्राग की संधि द्वारा, डी फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। तो जर्मनी के एकीकरण फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा पूरा हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। और यहाँ पे अगला प्रश्न दिया हुआ है, हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो ऑप्शन ए तुर्की, बी बुडापेस्ट, सी प्रसा और डी सीडान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बुडापेस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बुडापेस्ट। तो चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। और 28 नंबर प्रश्न है,
गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? ऑप्शन ए प्रसा का, बी तुर्की का, सी फ्रांस का, डी सीडान का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रांस का। गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? तो फ्रांस का। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे, और यहाँ 29 नंबर प्रश्न है दिया हुआ है। तो सेडवा का युद्ध किन के बीच हुआ था? 29 नंबर प्रश्न है, सेडवा का युद्ध किन के बीच हुआ था? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया और सीडान के बीच, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच, ऑप्शन सी सीडान और प्रसा के बीच, ऑप्शन डी तुर्की और मिस्र के बीच। तो 29 का राइट आंसर होगा। ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया? 30वां नंबर प्रश्न है, ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया? ऑप्शन ए रूस का, बी यूनान का, सी फ्रांस का और डी जर्मनी का। तो इसका 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रांस का। तो चलते हैं 31वां नंबर प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए काबूल ने, बी मेजिन ने, सी बिस्मार्क ने और डी गैरिबाल्डी ने। तो 31 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मेजिन ने। तो चलते हैं 32वां नंबर प्रश्न पे, और 32वां नंबर प्रश्न है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यानी 32वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? ऑप्शन ए रूस की, बी तुर्की की, सी यूनान की और डी फ्रांस की। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तुर्की की। चलते हैं 33वां नंबर प्रश्न पे, और 33वां नंबर प्रश्न है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम इसका आंसर बताते हैं। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है 34वां नंबर, काउंट काबूर को विक्टर एमेलियन ने किस पद पर नियुक्त किया था? 34वां नंबर प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर एमेलियन ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो ऑप्शन ए सेनापति, बी फ्रांस में राजदूत, सी प्रधानमंत्री, डी गृह मंत्री। तो काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया था? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। तो चलते हैं 35वां नंबर प्रश्न पे, और 35 नंबर प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिस्मार्क। चलते हैं 36वां नंबर प्रश्न पे। तो 36वां नंबर प्रश्न है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? 36वां नंबर प्रश्न है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? ऑप्शन हैप्सबर्ग, बी आलिया, सी बुर्बोवंश, डी जारशाही। तो 36 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बुर्बोवंश। इसका पूरा नाम नहीं दिया हुआ है, बुर्बो सिर्फ लिखा हुआ है, इसका पूरा होगा बुर्बोवंश। चलते हैं 37वां नंबर प्रश्न पे। 37 नंबर प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? 37वां नंबर प्रश्न है, जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए लुई 18वां, बी नेपोलियन बोनापार्ट, सी नेपोलियन तृतीय और डी बिस्मार्क। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नेपोलियन तृतीय। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए 38वां नंबर प्रश्न पे, और 38वां नंबर प्रश्न है, मारी आन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? ऑप्शन ए फ्रांस, बी रूस, सी इटली और डी जर्मनी। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रांस। चलते हैं 39 नंबर प्रश्न पे, और प्रश्न है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन ए निरंकुश राजतंत्र, बी संघीय शासन व्यवस्था, सी गणराज्य और डी संवैधानिक राजतंत्र। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन